आइए बच्चों, आज हम कक्षा 9 के भौतिकी के पाठ बल और गति के नियम के अंतर्गत जड़त्व और द्रव्यमान का अध्ययन करते हैं। यदि किसी वस्तु का जड़त्व अधिक होगा तो उसे विराम की अवस्था से सरल रेखा के एक समान या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। कहने का अर्थ है कि जिस वस्तु का जड़त्व अधिक होगा उसकी स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए, अर्थात गति से विराम में लाने के लिए या विराम से गति में लाने के लिए या गति का दिशा बदलने के लिए हमें अधिक बल लगाना होगा। जैसे कि एक साइकिल की स्थिति में परिवर्तन लाना आसान काम है, जबकि कार की स्थिति में परिवर्तन लाना भारी काम है, क्योंकि साइकिल का द्रव्यमान कम है और कार का द्रव्यमान अधिक है। इसलिए साइकिल के द्रव्यमान कम होने से उसमें जड़त्व भी क्या है, कम है। जड़त्व कम होने से उसकी स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए हमें कम बल लगाना पड़ेगा, जबकि कार का द्रव्यमान अधिक होने के कारण कार का जड़त्व भी अधिक है, अर्थात उसकी स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए हमें अधिक बल लगाना होगा। इससे स्पष्ट होता है कि जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है उसका जड़त्व भी अधिक होता है, अर्थात वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इससे हम कह सकते हैं कि वस्तु का द्रव्यमान ही उसके जड़त्व की माप है। वस्तु का द्रव्यमान ही उसके जड़त्व की माप है। इसी के आधार पर कार और बस में बस का, फुटबॉल और उसी आकार के पत्थर में पत्थर का, ठेला गाड़ी और रेलगाड़ी में रेलगाड़ी का, 1 रुपये के सिक्के और 5 रुपये के सिक्के में 5 रुपये के सिक्के का जड़त्व अधिक होगा, क्योंकि इन सबों के भार भी अधिक है। अब आइए संवेग। यदि हम कैरम बोर्ड पर एक गोटी और एक स्ट्राइकर बारी बारी से उंगली के द्वारा समान बल से चोट करें तो हम देखते हैं कि अधिक द्रव्यमान वाला स्ट्राइकर उतने तीव्र वेग से नहीं चलता जितने वेग से कम द्रव्यमान वाली गोटी चलती है। इस प्रकार यदि हमारी ओर एक टेनिस की गेंद और एक क्रिकेट की गेंद समान वेग से आ रही हो तो उन्हें रोकने के लिए कम द्रव्यमान वाली टेनिस की गेंद की अपेक्षा अधिक द्रव्यमान वाली क्रिकेट की गेंद पर अधिक बल लगाना पड़ता है। अतः किसी वस्तु को चलाने वाला या रोकने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इस सबसे स्पष्ट होता है कि किसी वस्तु को विराम या गति में की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक बल वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग दोनों पर निर्भर करता है। किसी वस्तु की विरामा या गति की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक बल वस्तु की द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। अर्थात संवेग की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं। संवेग की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग में के गुणनफल को उसका संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग में गुणा कर देंगे तो हमें संवेग प्राप्त हो जाएगा। अतः यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो तथा किसी क्षण उसका वेग v हो तो उस क्षण वस्तु के संवेग का परिमाण होगा, अर्थात परिमाण को अगर हम p से सूचित करें तो p बराबर mv, मतलब संवेग के परिमाण बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग के परिमाण बराबर वस्तु के द्रव्यमान गुणे वेग। परिणाम के अतिरिक्त संवेग में एक दिशा भी होती है। किसी क्षण वस्तु के संवेग की दिशा वही होगी जो उस क्षण उस वस्तु के वेग की है। अतः संवेग एक सदिश राशि है। संवेग का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। संवेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अब हम न्यूटन के द्वितीय गति के नियम का अध्ययन करेंगे। न्यूटन के द्वितीय गति का नियम क्या है? किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है और यह परिवर्तन उस बल की दिशा में ही होता है। न्यूटन के द्वितीय गति का नियम याद रखना है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होती है और यह परिवर्तन उस बल की दिशा में ही होता है। इसे हम सत्यापित भी कर सकते हैं। तो इसे हम बाई बोर्ड साबित करेंगे। ऐसे किताब में सत्यापित किया हुआ है कि F बराबर KMA, अर्थात बल का ऐसा मात्रक न्यूटन की परिभाषा। यदि कोई बल 1 kg द्रव्यमान की वस्तु पर लगकर उसमें 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो उस बल को 1 न्यूटन कहते हैं। समीकरण में F बराबर 1 न्यूटन, M बराबर 1 kg और A मतलब त्वरण बराबर 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर अगर रखा जाए, A का मान क्या होगा, 1 अगर लिया जाए तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, MA, अर्थात बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। M मतलब द्रव्यमान और A मतलब त्वरण, F मतलब बल। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण।
अर्थात किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अब यदि एक ही वस्तु पर दो बल F1 F2 के बारी बारी से कार्य करने पर वस्तु में उत्पन्न त्वरण क्रमशः A1 और A2 हो तो F1 बटा F2 बराबर A1 बटा A2 अर्थात बल का अनुपात बराबर त्वरण का अनुपात। अतः यदि हमें किसी वस्तु को दोगुने बल से धकेलना हो तो हमें उस वस्तु पर इतना बल लगाना पड़ेगा कि वस्तु में पहले की अपेक्षा दोगुना त्वरण उत्पन्न हो जाए। ध्यान दें कि यदि परिमाणी बल शून्य है, मतलब बल का कोई असर नहीं पड़ता है वस्तु पर, यदि परिणामी बल शून्य है तो त्वरण शून्य है, त्वरण भी क्या होगा? शून्य होगा। परिणामी बल अशून्य होने पर ही त्वरण अशून्य होता है, अर्थात वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन आती है, उसकी गति में कोई परिवर्तन आता है जो संतुलन की स्थिति के अनुरूप है। त्वरण शून्य होने का मतलब उस वस्तु पर लगा बल निष्क्रिय है या दोनों तरफ से समान बल लग रहे हैं, विपरीत दिशाओं में समान बल लग रहे हैं। जहाँ वेग या तो अचर है या शून्य है, अतः गति का प्रथम नियम द्वितीय नियम की विशेष स्थिति है। गति का प्रथम नियम द्वितीय नियम की विशेष स्थिति है। दैनिक जीवन के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। दैनिक जीवन में हम संवेग के परिवर्तन की दर को भी बढ़ाने या कम भी घटाने का प्रयत्न करते हैं। दैनिक जीवन में हम संवेग के परिवर्तन की दर को कभी बढ़ाने और कभी घटाने का प्रयत्न करते हैं, मतलब कोशिश करते हैं। क्या कोशिश करते हैं? कराटे के खेल में खिलाड़ी द्वारा टाइलों के समूह को एक ही बार में तोड़ना। कराटे के खेल में एक खिलाड़ी टाइलों के समूह या बर्फ की सीढ़ी को एक ही बार में तोड़ डालता है। वह टाइलों के समूह अथवा बर्फ की सीढ़ी पर तेजी से वार करता है, जिससे हाथ का सारा संवेग बहुत कम समय अंतराल में शून्य हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप टाइलों के समूह या बर्फ की सीढ़ी पर इतना बल लगाता है कि वह टूट जाता है। ऊंची कूद के खिलाड़ी का स्पंज के गद्दे पर गिरना। ऊंची कूद के खिलाड़ी स्पंज के गद्दे पर गिरकर संवेग के परिवर्तन की दर को कम करता है, जिससे उसे चोट कम लगती है। कच्चे फर्श की अपेक्षा पक्के फर्श पर कूदने पर अधिक चोट लगती है। जब हम कच्चे फर्श पर कूदते हैं तो फर्श कुछ नीचे धंसता है, इससे हमारे पैर के फर्श को छूने के कुछ समय बाद स्थिर होते हैं, जिससे संवेग परिवर्तन की दर घट जाती है। अतः फर्श हमारे पैरों पर कम बल लगाता है। इसके विपरीत पक्के फर्श पर कूदते ही हमारे पैर तुरंत ही स्थिर हो जाते हैं, जिससे कि फर्श पैर पर अधिक बल लगाता है, अर्थात हम घायल हो सकते हैं। क्रिकेट बॉल का कैच लेते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की ओर खींच देता है। जब खिलाड़ी कैच लेता है तो बॉल हाथों पर धक्का मारता है और तब उसका संवेग शून्य हो जाता है। उंगली के बीच बॉल आते ही हाथों को वह यदि पीछे हटाता है तो संवेग में परिवर्तन का समय अंतराल बढ़ जाता है, अतः संवेग के परिवर्तन की दर और इसलिए हाथ पर लगने वाला बल कम हो जाता है, जिससे वह सहन कर लेता है, अर्थात खिलाड़ी को चोट नहीं लगती है। बॉक्सर अपना सिर पीछे की ओर खींचता है, क्योंकि जब प्रतिद्वंदी बॉक्सर पंच मारता है तो वो अपना सर पीछे की ओर खींच देता है, जिससे संवेग कम हो जाता है और उसे कम चोट लगती है। गाड़ियों में स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है। उभर खाबर सड़क पर चलती हुई कार या बस में उत्पन्न धक्कों को मंद करने के लिए उसमें स्प्रिंग, अर्थात धक्कों को कम करने के लिए, मंद करना मतलब कम करने के लिए उसमें स्प्रिंग लगाई जाती है। न्यूटन के तृतीय गति के नियम को भी हम देखते हैं। क्या है न्यूटन के तृतीय गति का नियम? दो वस्तुओं के अन्योन्य क्रिया में पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल, दो वस्तुओं के अन्योन्य क्रिया में पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर और विपरीत दिशा में होता है। ध्यान से सुनिए, दो वस्तुओं के अन्योन्य क्रिया में पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर और विपरीत दिशा में होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि बल सदैव जोड़े में होता है। जैसे कि मानिए कि आप दीवार पर अपने मुक्के से प्रहार करते हैं, दीवार पर कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन आपको चोट लगता है, अर्थात जितना बल से आप दीवार पर प्रहार करते हैं दीवार भी आपके ऊपर उतने ही बल से प्रहार करता है। क्योंकि दीवार की शक्ति ज़्यादा है, इसलिए दीवार पर कोई असर उसका नहीं दिखता है, लेकिन आपका हाथ घायल हो जाता है। कुछ और भी उदाहरण है। जब हम एक पुस्तक को हाथ से बाईं ओर धकेलते हैं हाथ पुस्तक पर बाईं ओर एक बल F1 लगाती है। न्यूटन के तृतीय गति के नियम के अनुसार पुस्तक भी हाथ पर बल लगाती है। यह बल F2 दाईं ओर लगता है और इसका परिमाण
बल F1 के बराबर होता है। यदि एक नलके के सिर पर एक भारी भार रख दिया जाए, मतलब कोई बोझा या सूटकेस, तो यह भार उसके सिर को बंद F1 से नीचे की ओर दबाता है, तब नलके का सिर भी भार पर ऊपर की ओर बंद F2 लगाता है। ये दोनों बंद F1 F2 भी परिणाम में बराबर होंगे। इस प्रकार के परिणाम में बराबर परंतु दिशा में विपरीत बंद जो दो वस्तुओं द्वारा एक दूसरे पर लगाए जाते हैं के जोड़े को क्रिया प्रतिक्रिया जोड़ा के नाम से जाना जाता है। दोनों में किसी एक को क्रिया और दूसरे को प्रतिक्रिया कहा जा सकता है। ध्यान दें, क्रिया और प्रतिक्रिया दो भिन्न वस्तुओं पर लगते हैं। एक ही वस्तु पर लगते बंद क्रिया प्रतिक्रिया जोड़ा नहीं हो सकते, और उसी प्रकार एक ही वस्तु द्वारा लगाया गया बंद भी क्रिया प्रतिक्रिया जोड़ा नहीं हो सकता। जैसे कि हम किताब को हाथ से धक्का दे रहे थे तो हाथ द्वारा लगाया गया बंद क्रिया बंद था, जबकि पुस्तक द्वारा हाथ पर लगाया गया बंद प्रतिक्रिया बंद था। क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा एक साथ लगते हैं, कभी क्रिया या कभी प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है। भौतिकी में क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों एक साथ होते हैं, अतः एकन बंद कभी अस्तित्व में नहीं रहता है। अतः न्यूटन के तृतीय गति के नियम को हम इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के तृतीय गति के नियम को प्रदर्शित करने वाले प्रयोग भी आप कर सकते हैं। दो कमानीदार तुनाओं द्वारा तृतीय गति के नियम का प्रदर्शन। इसके लिए हम दो कमानीदार तुनाएं, मतलब तरजुई जिसको कहते हैं, देते हैं और उनके हुकों को एक दूसरे से फंसा देते हैं, जैसा कि ऊपर चित्र 3.13 में दिखाया गया है। अब हम तुनाओं को अब विपरीत दिशाओं में खींचते हैं। हम देखेंगे कि दोनों तुनाएं समान पाठ्यांक सूचित करेंगे। इससे स्पष्ट होता है कि एक तुना का दूसरी तुना पर क्रिया बल और दूसरी तुना का पहली तुना पर प्रतिक्रिया बल परिणाम में बराबर है और दिशा में विपरीत है। इस प्रकार न्यूटन के तृतीय गति के नियम का प्रदर्शन हो सकता है। यह प्रयोग आप घर पर भी कर सकते हैं। चित्र जैसे ऊपर चित्र में दिखाया गया है, स्प्रिंग वाला तराजू दो दीजिएगा, उसके हुकों का आपस में फंसा दीजिएगा, दोनों तरफ बराबर बल से खींचिएगा जब आप, तो आप देखेगा कि दोनों, अगर एक में 3 किलो है तो दूसरे में भी 3 किलो पर होगा उसका कांटा। अगर एक में 2 kg पर होगा तो दूसरे में भी 2 kg पर होगा। यदि एक में 1 kg पर होगा तो दूसरे में भी 1 kg पर ही होगा, और एक में 10 kg पर है तो दूसरे में भी 10 kg पर है। प्रारंभिक कॉर्क प्रयोग से भी इसे साबित कर सकते हैं, बैलून स्ट्रोक प्रयोग से भी इसे साबित कर सकते हैं। इसे आप आसानी से पढ़ के समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर हमें आप मैसेज दीजिएगा। और भी न्यूटन के तृतीय गति के नियम के उदाहरण हो सकते हैं। मेज पर पड़ी किताब। मान लें कि कोई किताब मेज पर पड़ी है। किताब पर पृथ्वी के गुरुत्व बल W है, जिसकी प्रतिक्रिया का बल पृथ्वी पर किताब का बल W' है। किताब त्वरित नहीं होती है क्योंकि वह मेज द्वारा रोकी गई है, अतः किताब पर मेज सीधे ऊपर की ओर क्रिया बल N लगाता है, जो अभिदम बल कहलाता है। बल N का प्रतिक्रिया बल मेज पर किताब का बल N' है, अतः बल N और N' क्रिया प्रतिक्रिया जोड़ा बनाते हैं। यहाँ N और N' दोनों बराबर है, जिससे अतः उसी प्रकार W और W' भी बराबर है, जो न्यूटन के तृतीय गति के नियम का पालन करता है। आदमी का जमीन पर टहलना भी न्यूटन के तृतीय गति के तहत ही होता है। आदमी टहलते समय अपने पैरों से पृथ्वी पर बल लगाता है, पृथ्वी भी उसी परिमाण में उस व्यक्ति के पैर पर भी बल लगाती है, जिसकी सहायता से क्रिया प्रतिक्रिया जोड़ा पैदा होता है और आदमी धरती पर चलने में सक्षम हो पाता है। तैरना या नाव खेना। एक तैराक पानी में आगे बढ़ने के लिए पानी को हाथों और पैरों से पीछे की ओर धकेलता है। पानी द्वारा लगाए गए प्रतिक्रिया के कारण तैराक आगे बढ़ता है। इसी प्रकार नाविक पतवार से पानी को पीछे की ओर धकेलता है, जिसकी प्रतिक्रिया में पानी नाव को आगे की ओर धकेलता है। नाव से किनारे पर कूदते समय नाव पीछे हट जाती है। यह भी क्रिया प्रतिक्रिया बल का उदाहरण है। कुएं से जल खींचने में भी क्रिया प्रतिक्रिया बल होता है। बंदूक का प्रतिक्षेपण अर्थात जब बंदूक से आप गोली छोड़ते हैं तो गोली आगे की ओर निकलता है बंदूक से, और बंदूक पीछे की ओर झटका देता है आपको। यह भी क्रिया प्रतिक्रिया बल का ही उदाहरण है। रॉकेट की गति, वो भी क्रिया प्रतिक्रिया बल का ही उदाहरण है। रॉकेट में एक दहन कक्ष होते हैं, जिसमें नीचे की ओर एक छिद्र होता है। जब ईंधन तेजी से जलता है तो गर्म गैस छिद्र से तेजी से पीछे की ओर निकलती है तथा रॉकेट आगे की ओर बढ़ता जाता है। रॉकेट द्वारा गैस पर लगाया गया बल क्रिया बल है, तो
इसके फलस्वरूप गैस द्वारा रॉकेट पर विपरीत दिशा में लगाया गया बल प्रतिक्रिया बल है। इसी प्रतिक्रिया बल के कारण रॉकेट आगे की ओर गति करता है। घोड़े द्वारा गाड़ी खींचना, जितने बल से घोड़ा गाड़ी को खींचता है उतने ही बल से गाड़ी घोड़े को विपरीत दिशा में खींचती है। घोड़े द्वारा गाड़ी पर लगाया गया बल क्रिया बल है, तो गाड़ी द्वारा घोड़े पर लगाया गया बल प्रतिक्रिया बल है। घोड़े द्वारा गाड़ी पर लगाया गया बल जब गाड़ी के पहियों पर विपरीत दिशा में लगते हैं, गाड़ी के पहियों पर विपरीत दिशा में लगते हैं, घर्षण बल से अधिक होता है। घर्षण बल से अधिक होता है। घोड़े, फिर से सुनिए, घोड़े द्वारा गाड़ी पर लगाया गया बल जब गाड़ी के पहियों पर विपरीत दिशा में लगते घर्षण बल से अधिक होता है, तब ही गाड़ी आगे बढ़ती है और घोड़ा यह बल अपनी टापों से पृथ्वी पर तिरछी दिशा में बल लगाकर पैदा करता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे हम पृथ्वी पर पैदल चलते समय करते हैं। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, सूर्य पृथ्वी की ओर खींचता है, सूर्य पृथ्वी को खींचता है तथा पृथ्वी भी सूर्य को उतने ही परिमाण के बल से खींचती है। उसी प्रकार पृथ्वी चंद्रमा को अपनी ओर खींचता है तथा चंद्रमा भी पृथ्वी को अपनी ओर उतने ही परिमाण के बल से खींचता है। अब यह संवेग संरक्षण अर्थात संवेग संरक्षित रहता है, संवेग का कभी नाश नहीं होता है। वस्तु के निकाय पर यदि बाह्य बल आरोपित न हो तो संयुक्त निकाय का कुल संवेग की संरक्षित रहता है। कुल संवेग क्या रहता है? संरक्षित रहता है। इसे आप लोगों को याद रखना होगा। कक्षा खुलने के बाद बोर्ड पर इसे आप लोगों को डिटेल में बताया जाएगा। यह सूत्र भी आपको याद रखना होगा। m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2, अर्थात पहले वस्तु का द्रव्यमान गुणे प्रारंभिक वेग जो दूसरे वस्तु का द्रव्यमान गुणे दूसरे वस्तु का प्रारंभिक वेग बराबर होता है पहले वस्तु के द्रव्यमान गुणे पहले वस्तु के अंतिम वेग जो दूसरे वस्तु के द्रव्यमान गुणे दूसरे वस्तु के अंतिम वेग के। अर्थात संवेग हमेशा क्या रहता है? संरक्षित रहता है। बंदूक के प्रतिक्षेपण और रॉकेट के नोदन में भी संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। स्मरणीय में दी गई चीज़ें आप लोग को याद कर लेना है। यह वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने में काफ़ी सहायक है। अगर कोई भी आपको दिक्कत है पाठ में, कोई प्रश्न का उत्तर आपसे सर नहीं हो पा रहा है, कोई ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर देने में आप असमर्थ हैं, तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर निश्चित उस प्रश्न को शेयर करें, हम उसका जवाब देंगे। और उसके बाद भी कोई डाउट हो जाएगा तो लॉकडाउन समाप्त होते ही आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। आप विश्वास रखें, धैर्य बनाकर घर पर पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।